बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकैब में डेंटल मटेरियल के मैकैब में चैप्टर 11 का आखिरी जो पोर्शन है उसमें हम जा रहे हैं। वहाँ पे पढ़ा है किताब में कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल एक ऐसे हाइब्रिड प्रोस्थेसिस कि जिसमें सब स्ट्रक्चर जो है वो मेटालिक हो। हमें पता है कि ये एलॉय का होता है, ये हम लास्ट वेट टेक्निक के ज़रिए बनाते हैं और फिर हम इसके ऊपर पोर्सलिन इंक्रीमेंटली फायर करते हैं। इंक्रीमेंटली फायर करने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर पहले सब स्ट्रक्चर हो तो उसके ऊपर मेटल सब स्ट्रक्चर के ऊपर जो पहली लेयर हमारी लगेगी उसको हम ओपेक पोर्सलिन कहते हैं। फिर उस ओपेक पोर्सलिन को बैक करने के बाद दोबारा उस पर हम डेंटीन पोर्सलिन लगाते हैं, उसको फिर हम फर्नेस में रख के फ्यूजन करके बैक करके उस पर फिर हम डेंटी इनेमल पोर्सलिन और जब तकरीबन टूथ की मार्फोलॉजी बन जाती है क्राउन की, फिर हम उसके ऊपर ग्लेज भी करते हैं ताकि उसके ऊपर शाइन आए, रफनेस ना हो, पोरोसिटी जो है वो कंट्रोल हो जाए, एड्रेस हो जाए। तो अगर हम देखें क्लिनिकल या लेबॉर्ट्री में प्रोसीजर ऐसे होता है कि जो हमने मेटल सब स्ट्रक्चर जिसको हम कोपिंग भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे मोटे लाइन से शो किया, ये एक टूथ के ऊपर लगने वाला वो है मेटल सब स्ट्रक्चर है। इस मेटल सब स्ट्रक्चर के ऊपर जो सबसे पहली लेयर हम लगाएंगे पोर्सलिन पाउडर की, उसको हम ओपेक कहेंगे। दिस इज दी ओपेक पोर्सलिन। इस ओपेक पोर्सलिन का बुनियादी मतलब कि ये इंतहाई ओपेक होता है और ये इसलिए होता है कि चूंकि मेटल की अपनी मेटालिक कलर को हमने क्राउन में छुपाना होता है कि ये क्राउन में नज़र ना आए। एस्थेटिकली काफ़ी मेटालिक लुक काफ़ी मुंह में बुरा लगता है, तो हमने इसके ऊपर जो पहले वो लगाएंगे लेयर दैट इज़ क्वाइट ओपेक। तो इसका मकसद ये होता है कि वो मास्क अप करे मेटालिक कलर को कोपिंग की। तो एक्चुअली यही जो ओपेक है यही उसके साथ जो है मेटल के साथ जो है ऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। तो जब हम पाउडर की मेकअप जिस तरह मेकअप का वो होता है ब्रश, छोटा सा ब्रश, उसके ज़रिए हम जो पहले पाउडर और H2O को मिक्स करके हमारे पास जो स्लरी बनती है, ये स्लरी जो है हम इस मेटल सब स्ट्रक्चर के ऊपर लगा लेते हैं और फिर उसको कंपैक्ट कर लेते हैं, उसे एक्स्ट्रा वाटर सोकअप कर लेते हैं और फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पे पहले ड्राई करते हैं। उसके बाद हम उसे फर्नेस में ले जाके जब गर्म करेंगे तो इसकी पाउडर की सेंटरिंग हो जाएगी और सेंटरिंग होने के बाद यानी पाउडर के जो पार्टिकल सरफेसेस है उनमें फ्यूजन हो जाएगी और उनके दरमियान एक कोहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव डेवलप हो जाएगी और साथ साथ ये इस मेटल सब स्ट्रक्चर के साथ जो है ये आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसको एक पिक्चर के साथ शो किया कि अगर आप मेटल लें तो जो मेटल कोपिंग या एलॉय कोपिंग जो हमने बनाई इसमें प्रीडोमिनेटली सारे मेटल्स ही होते हैं और आपको पता है कि मेटल्स जो हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की एहलियत रखते हैं, तो वो सारे कैटायंस होते हैं। और जो हम पोर्सलिन लगाएंगे, हम पोर्सलिन को हम पढ़ चुके हैं कि वो सारे ऑक्साइड्स होते हैं मेटल की, तो उनका जो ऑक्सीजन जो है पोर्सलिन का और मेटल के जो कैटायंस हैं, आयंस कैटायंस और आयंस जो हैं, नेगेटिव आयंस जो है ये आपस में मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे जो कि जिसको हम आयनिक बॉन्ड या ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। इसी के ज़रिए आपका सिरामिक जो है ये मेटल सब स्ट्रक्चर के साथ जो है वो एडहेयर करता है, बॉन्ड करता है। चूँकि हमने मेटल कोपिंग जो है मुख्तलिफ मेटल्स और एलॉय का हो सकता है, उसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है। उसमें बुनियादी जो रुकन है उसका मेटल सब स्ट्रक्चर की कंपोजिशन का वो है गोल्ड। तो अगर आप देखें जो मेटल सब स्ट्रक्चर चाहे वो एक क्राउन का हो या एक मल्टी यूनिट ब्रिज का हो, तो उसमें जो मेटल सब स्ट्रक्चर होता है वो या तो आप हाई गोल्ड का बनाते हैं जिसमें 85% गोल्ड होगा, या फिर आप लो गोल्ड का बनाएंगे जिसमें गोल्ड की कंसंट्रेशन जो है वो 85 से कम होकर 50 पे आ जाएगी। तो याद रखें जितना गोल्ड ज़्यादा होगा उसमें उतना ही सॉफ्ट और मेलिएबल होगा। अब अगर आप ये समझें कि ये ब्रिज जो है ये ए का या हाई गोल्ड इसका एलॉय का है, तो जब इस पर मेस्टिकेटरी लोड्स पड़ेंगी तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे मेस्टिकेटरी लोड्स के दौरान जो मेटल्स का फ्रेमवर्क है, सब स्ट्रक्चर जो है वो है आए उसका एलॉय का, तो जब इस पे फोर्सेस पड़ेंगी तो चूंकि गोल्ड इसमें ज़्यादा है, ये सॉफ्ट है, मेलिएबल है, तो इसमें बेंडिंग प्रोड्यूस होगी और ये बेंडिंग जो है ये इस बॉन्ड का जो पोर्सलिन और मेटल सब स्ट्रक्चर के दरमियान जो बॉन्ड है इसके लिए बहुत ही डिट्राइमेंटल है
इसलिए कि इसमें जो ये बड़ा फिक्स होता है, इसमें कोई स्लिप के या कोई भी उसके बेंडिंग के लिए रूम नहीं होता। तो नतीजा ये होगा कि अगर आप इसका बनाएंगे तो पेशेंट कुछ अरसे के बाद आएगा जिसके मेटल सब स्ट्रक्चर के ऊपर से पोर्सलिन जो है ये चिप ऑफ कर जाएगा। इसको हम चिपिंग कहते हैं और क्लिनिकली हम इसको बहुत ज़्यादा देखते होते हैं मरीजों के मुंह में। तो हमें चाहिए क्या कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एडहीजन चाहिए बिटवीन दी ऑक्साइड्स और मेटल के दरमियान, तो फिर हमें जो मेटल सब स्ट्रक्चर का है जो है इसको हमने गोल्ड कम और या बेस मेटल एलॉय जिसमें गोल्ड नेग्लिजिबल हो और उसमें सिल्वर पैलेडियम और निकल क्रोमियम के जो वो हैं बेस मेटल एलॉयज जो हम पढ़ चुके हैं, ये हम उनका बनाएंगे और उसके ऊपर हम पोर्सलिन फायर करेंगे। तो जो हाइब्रिड प्रोसेसेस हमारे पास बनेगा तो वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और उसमें उसके चांसेस जो है ये फ्रैक्चर के कम होते हैं। दूसरा आप ये देखें कि इसमें जो मेन जो की है इस एडहीजन की वो है कि पॉजिटिव आयन जो मेटल देता है और नेगेटिव आयन जो सिरामिक देता है या पोर्सलिन देता है। तो ऐसा एलॉय जो ज़्यादा मिकदार में पॉजिटिव आयन उसमें हो तो वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा। तो ज़ाहिर है गोल्ड जो है वो इतना अच्छा बॉन्ड फार्मेशन नहीं करता जितना ये निकल और सिल्वर और क्रोमियम ये करते हैं। तो जितना हम हाई गोल्ड से लो गोल्ड की तरफ जाएंगे तो मतलब ये कि हमारे पास जो एडहीसिवनेस है बिटवीन द सिरामिक एंड द मेटल सब स्ट्रक्चर वो मजबूत होगा, तो चिपिंग के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। आपको पता है कि गोल्ड जो है फिर वो इसकी टार्निश एंड कोरोजन नहीं होती है और बेस मेटल अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दी हैं तो उसमें फिर टार्निश और कोरोजन के चांसेस, कोरोजन प्रोडक्ट्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल इसकी कॉस्ट भी गोल्ड अगर ज़्यादा होगा तो आपको ये प्रोस्थेसिस काफ़ी महंगा मिलेगा और आप भी पेशेंट को इसको काफ़ी महंगा सेल आउट करेंगे। और अगर आप बेस मेटल की सब स्ट्रक्चर लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, हार्ड भी होता है और उसकी कीमत भी निस्बतन कम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है मेटल सब स्ट्रक्चर और सिरामिक के दरमियान, इसमें कोई स्लिपेज के चांसेस, कोई मूवमेंट के लिए रूम नहीं होता। ये इंतहाई रिजिड स्ट्रक्चर है तो अगर इस पे बेंडिंग फोर्सेस होती हैं तो ये चिप ऑफ कर जाएगा। तो लिहाजा हमने डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि मेटल सब स्ट्रक्चर और सिरामिक के दरमियान जो बॉन्ड फार्मेशन है वो इंतहाई रिजिड है, उसमें मूवमेंट की कोई चांसेस नहीं होती हैं। तो लिहाजा जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोस्थेसिस पे फोर्सेस होंगी और बेंडिंग उसमें होगी तो डेफिनेटली जो है वो पोर्सलिन इसे चिप ऑफ कर जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसको बनाते हैं तो पहले हम मेटल सब स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मैंने अंदरूनी वन जिसको डाला हुआ है। तो पहले अंदर जो है ये मेटल सब स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर फिर ओपेक है 2 नंबर और 3 नंबर जो है फिर इस पे इनेमल डेंटीन पोर्सलिन है, फिर इनेमल पोर्सलिन है और आखिर में जो है ग्लेज और ग्लेज है जो कि लो फ्यूजिंग ग्लास या वो भी लो फ्यूजिंग सिरामिक है। तो अगर आप मेल्टिंग टेम्परेचर के हवाले से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ये 1 का या मेटल का होना चाहिए ताकि जब आप इस पर पोर्सलिन ओपेक लगाएं और उसे फर्नेस में रखें तो अगर फ्यूजन टेम्परेचर ओपेक का ज़्यादा हुआ उससे मेटल सब स्ट्रक्चर से, तो जो मेटल फ्यूजन टेम्परेचर तक जाते जाते ये मेटल सब स्ट्रक्चर जो है ये मेल्ट कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जब हम इसको बनाते हैं तो हम इसका ख़ास ध्यान रखते हैं कि हम ऐसे एलॉय का बनाएं कि जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ओपेक से ज़्यादा हो और ओपेक का फिर फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो डेंटीन पोर्सलिन से ज़्यादा हो ताकि जब आप डेंटीन पोर्सलिन अप्लाई करें तो ओपेक जो है उसकी वो ना हो, फ्यूजन ना हो, वो क्रीप ना कर जाए। और अगर उसके बाद जब इनेमल पे जाएंगे तो इनेमल की फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो डेंटीन पोर्सलिन से कम होनी चाहिए और ग्लेज की सबसे कम होनी चाहिए ताकि जब आप एक लेयर बनाएं और दूसरा लेयर आप उसमें बिल्डअप करें तो पहले लेयर जो आपने बनाया होगा उसकी फ्यूजन ना हो, उसकी मार्फोलॉजी में, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए। तो ये जो है इसका एक वो है। अगर हम इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पे हम जाएं तो प्रॉपर्टीज़ पे मैं कोशिश